हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस में। और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कार्बोनेट कंपाउंड की जो हमने रिवीजन शुरू कर रखी थी उसको हम आगे करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। और हम आज के जो सेशन है, जो आज की वीडियो है, उसके अंदर हम करने वाले हैं कार्बोनेट कंपाउंड का एक अलग से बिल्कुल टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। इस चैप्टर की मैं 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन हम रिवीजन कर रहे थे, बीच में वीडियो नहीं बन पाई, इसके लिए रियली सॉरी। मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर की 3 या 4 वीडियो आएंगी, तो ये पार्ट 3 है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें हम आयुपैक नेम को पूरा कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने वो कवर नहीं किया है, हालांकि मैंने जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों के आयुपैक नेम मैंने आपको कराए थे पार्ट सेकंड के अंदर। लेकिन फर्दर दोबारा से उनके भी नाम और जो बाकी फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी जो कंपाउंड्स होते हैं उनके आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे, हम कैसे नेमिंग करेंगे, वो हम एक पार्ट 4 जो आएगा इस पार्टिकुलर सीरीज का, उसमें हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन्स या जो और अदर फंक्शनल ग्रुप से बनने वाले कार्बन के कंपाउंड होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जो हम ये पढ़ रहे हैं वो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। जो सीबीएसई का रिवाइज सिलेबस है, जो कि मतलब अभी आपका रिड्यूस होकर के आया है, कम होकर के आया है, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम रिवीजन कर रहे हैं, जो कि टोटली बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक्स रिवाइज सिलेबस के अंदर दे रखे हैं हम वही पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आए, एक्सप्लेनेशन पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। उससे पहले, केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना चाहती हूँ, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। हालांकि इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था, और हाइड्रोकार्बन्स मैंने आपको बताया था, मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में सारा पढ़ा था, हमने एल्केन पढ़ा था, हमने एल्कीन पढ़ा था, हमने एल्काइन पढ़ा था। दे आर ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब इसमें हाइड्रोकार्बन से आगे हमें इस चैप्टर के अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, जिनके हम आयुपैक नेम भी आगे करने वाले हैं। तो फंक्शनल ग्रुप समझ लेते हैं, थोड़ा सा काम आएगा इस वाली वीडियो के अंदर। देखिए, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल which largely determine its chemical properties are called functional group। मतलब कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करे, ठीक है, उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे आपने देखा हो हेलो ग्रुप जो हम बोलते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन ग्रुप होता है। तो इसको अगर जब हम फंक्शनल ग्रुप की तरह हम इसमें मतलब एक्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम ClBrI, मतलब इसको हम क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इस तरीके से बोलते हैं। जैसे अगर कोई एल्कीन है, अगर एल्कीन है, मान लीजिए इस तरीके से हमने हाइड्रोकार्बन बनाया और इसमें एक H की जगह मैंने Cl लगा दिया, तो यहाँ पर एक ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। तो हम इसको बोलते हैं कि ये क्लोरो एल्केन है, ठीक है ना, मतलब क्लोरीन लग गया तो ये क्लोरो एल्केन है। अगर यहाँ पर ब्रोमीन लग गया तो ये ब्रोमो एल्केन है। अगर यहाँ पर आई लग गया तो मतलब यहाँ पर ये आयोडो एल्केन है। इस तरीके से मतलब जो एक तरीके से मॉलिक्यूल है, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है तो उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही अल्कोहल होता है, अल्कोहल जो कि जिसको आप शराब बोलते हैं, वाइन बोलते हैं। तो जो अल्कोहल है, मतलब अल्कोहल में जो ग्रुप होता है दैट इज OH ग्रुप होता है उसके अंदर। मतलब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या कोई भी ऐसा केमिकल जिसके अंदर OH ग्रुप होगा, वो अल्कोहल, मतलब अल्कोहल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं। एल्डिहाइड के लिए ग्रुप होता है CHO। आज इसका कोई काम नहीं है, मुझे आज मेजरली काम पड़ेगा अल्कोहल का। और उसके बाद एक होता है कीटोन का भी आज काम नहीं, इसलिए हमें डिस्कस नहीं करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है COOH ग्रुप। जो एसिड्स होते हैं उसमें एक ग्रुप होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स की मैं बात कर रही हूँ। तो मतलब उसमें जो ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो होता है COOH। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। तो आज जो मेजरली मुझे चाहिए, जो हमें काम पड़ेगा आगे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो उसमें अल्कोहल का पड़ेगा और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए,
सबसे पहले कंबशन। कंबशन का नाम आपने पहले भी सुना होगा, ये आपके लिए न्यू टर्म नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने 8th क्लास के अंदर भी पढ़ रखा है और 9th के अंदर भी हमने कंबशन पढ़ रखा है। कंबशन का मतलब होता है जब हम मतलब केमिस्ट्री या साइंस के अंदर कंबशन का मतलब होता है कि जब हम एक तरीके से बर्निंग, वैसे तो कंबशन का मतलब होता है बर्न करना, ठीक है, लेकिन अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, क्योंकि बर्निंग के लिए आपको पता है ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जब भी कार्बन कंपाउंड बर्न होते हैं इन ऑक्सीजन टू फॉर्म, मतलब कोई भी कार्बन कंपाउंड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा या बर्न करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो एक तो वाटर की फॉर्मेशन होती है, मतलब वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, साथ में हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। जैसे कार्बन है, अगर कार्बन की बर्निंग करें, अगर कार्बन की बर्न करते हैं, मतलब कार्बन को अगर आप बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ में हीट निकलती है, साथ में लाइट एनर्जी निकलती है। तो बर्निंग ऑफ कार्बन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, सिंपल एक स्टेटमेंट, आपको एक इक्वेशन लिखनी होगी। ऐसे ही मीथेन जो गैस होती है, जब मीथेन का हम बर्न करते हैं, मीथेन को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो CH4+2O2, जब मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करती है तो हमें मेजर चीजें क्या क्या बनती है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में हीट और लाइट। तो अगर आपको ये बेसिक चीज पता है कि अगर कोई कार्बन का कंपाउंड बर्न होने के बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है और साथ में हीट और लाइट, तो ये लिख लीजिए, उसके बाद इसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। बैलेंसिंग हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर सीख रखी है। तो ऐसे ही और आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अल्कोहल है, देखिए यहाँ पे C2H5OH आपको मिला, C2H5OH, OH का मतलब क्या है, ये अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं, बिकॉज 2 कार्बन है तो इसलिए इथाइल ग्रुप होगा, हालांकि हम नेमिंग सीखेंगे, वो मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी। तो ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो वही सेम चीज बनेगी, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में हीट और लाइट बनेगी, ठीक है। तो एक पहली जो प्रॉपर्टीज है कार्बन के कंपाउंड की, कि कंबशन में, मतलब जब कंबशन होता है उनका, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट बनते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, वही है, मतलब कंबशन को हमने थोड़ा सा और इसमें एग्जांपल हमने देखने हैं। जैसे CH3CH2OH, ये वही है C2H5OH। C2H5OH को जब आप बर्न कर रहे हो, C2H5OH को जब आप बर्न कर रहे हो तो वही चीजें बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। ऐसे ही कार्बन बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड लाइट। तो ये वही रिएक्शन हो गई। ये बेटा एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन बर्न्स इन एयर, या फिर आपको रिएक्शन लिखनी है, केमिकल इक्वेशन राइट करनी होती है, तो आप आराम से लिख सकते हो। अब देखिए ये चीज हो गई कंबशन, हमें पता चल गया कि अच्छा जो कंबशन है उसके बाद हमें, जब हम किसी कार्बन के कंपाउंड को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट निकलेंगे। अब देखिए जब हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे तो उसमें हमने 2 चीजें पढ़ी थी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, जो एल्केन है, जब सिंगल बॉन्ड होता है, इनको हम सैचुरेटेड बोलते थे। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता था तो उसको हम अनसैचुरेटेड बोलते थे। ये अनसैचुरेशन है, ठीक है, मतलब इसमें फर्दर रिएक्शन हो सकती है, लेकिन ये क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक है, ये सैचुरेटेड है। ऐसा नहीं है रिएक्शन नहीं हो सकती, लेकिन मतलब बॉन्ड यहाँ पे स्प्लिट हो सकते हैं, मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल से ट्रिपल बन सकता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते थे, जब आप इनको बर्न करते हो, ठीक है, जब ये बर्न होते हैं तो ये एक ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। अगर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ना, इनको आप सफिशिएंट एयर प्रोवाइड करते हो, मतलब एयर की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, तो ये ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। मतलब प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली वही होंगे, लेकिन जो कलर होता है वो फ्लेम का ब्लू होता है। आपने इस तरीके से देखा होगा, आपने इस तरीके से ब्लू कलर की फ्लेम देखी होगी, जो हमारी घर में गैस जलती है जब, तो उसमें ब्लू कलर की इस तरीके से फ्लेम आती है। तो इस तरीके की ब्लू फ्लेम होगी जिसमें स्मोक नहीं होता, मतलब वो स्मोक फ्री होती है, ठीक है। तो जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करते हैं ना, तो जो फ्लेम होती है दैट इज ब्लू कलर, ठीक है, वो ब्लू कलर की होती है। जब, लेकिन कब, जब मतलब जो एयर है वो सफिशिएंट हो, मतलब उसकी कमी ना हो। अगर एयर की जो प्रेजेंस है, मतलब जो एयर है वो सफिशिएंट होगी, किसके केस में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब सिंगल बॉन्ड, जब ये ऐसे एल्केन जो होते हैं जब वो बर्न करते हैं तो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, जो कि स्मोक फ्री होती है, ठीक है।
उसके बाद देखिए इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई, लेकिन अगर सप्लाई लिमिटेड हो एयर की, मतलब अगर कमी हो, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं, मतलब उसमें आपको स्मोक दिख सकता है, ठीक है, उसमें आपको स्मोक दिखेगा अगर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनको एयर में, जो एयर की जो सप्लाई है वो मतलब लिमिटेड हो, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेसिकली वैसे ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, कब, जब आपके पास मतलब जो एयर है वो लिमिटेड अमाउंट में नहीं होगी, जब एयर जो है वो मतलब उसे फ्रीली अमाउंट मतलब खूब एयर मिलेगी, एयर की कोई कमी नहीं हो, तो उस टाइम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। लेकिन अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप एयर की सप्लाई को लिमिटेड कर देंगे, मतलब उसमें कमी हो जाए, तो जो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं, मतलब स्मोक आपको उसमें दिखेगा, ठीक है। जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड मतलब जो कि एल्कीन और एल्काइन, मतलब ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये जलते हैं बेटा जी येलो स्मोक फ्लेम के साथ, मतलब येलो स्मोकी फ्लेम होती है, येलो कलर की फ्लेम होगी और साथ में स्मोक भी आपको दिखेगा इस तरीके से, येलो कलर की फ्लेम साथ में स्मोक। तो ये होता है अनसैचुरेटेड के साथ। अब अनसैचुरेटेड में चाहे लिमिटेड एयर हो चाहे अनलिमिटेड एयर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमेशा येलो फ्लेम के साथ और स्मोकी फ्लेम के साथ जलते हैं, मतलब फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा और साथ में स्मोक आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो आपको क्या याद रखना है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं अगर एयर की सप्लाई लिमिटेड नहीं है, ठीक है, और मतलब स्मोक तो होगा ही नहीं, जब ब्लू फ्लेम होता है तो उसमें स्मोक आपको दिखेगा ही नहीं जनरली। लेकिन अगर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं अगर उसमें लिमिटेड सप्लाई कर दें तो वहां पर सूटी फ्लेम दिख सकती है, मतलब उसमें स्मोक आ सकता है, ठीक है, थोड़ा मतलब आपको स्मोक दिख जाएगा। जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं चाहे आप उसमें लिमिटेड सप्लाई दो चाहे अनलिमिटेड सप्लाई दो, जो फ्लेम होगी उसका कलर ब्लू होगा और साथ में स्मोक के साथ मतलब वो चलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें हो गई। अब आ जाइए सेकंड जो प्रॉपर्टी है दैट इज ऑक्सीडेशन, या जो सेकंड प्रॉपर्टी है केमिकल कंपाउंड की दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, राइट। तो या फिर ऑक्सीडेशन का मतलब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने पढ़ रखा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कार्बन कंपाउंड लाइक अल्कोहल, अल्कोहल हमने अभी पढ़ा, मैंने आपको बताया अल्कोहल का मतलब होता है OH ग्रुप, ठीक है, अल्कोहल का मतलब होता है OH ग्रुप। तो जो कार्बन कंपाउंड होते हैं लाइक अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए होता क्या है, जो अल्कोहल होता है ना, मतलब अगर कोई अल्कोहल है आप उसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, अभी हम ये सारी चीजें क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगी, आप उसका ऑक्सीडेशन करिए, मतलब उसमें ऑक्सीजन का एडिशन करना है, ठीक है, कंबशन नहीं है, इट इज नॉट कंबशन, ऑक्सीजन का एडिशन है। तो ये जो अल्कोहल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज हो जाता है, मतलब जो अल्कोहल है वो एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है, जो अल्कोहल है वो एसिड में चेंज हो जाता है। अब देखिए होता कैसे है ये हम पढ़ेंगे। जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन के लिए आपने पढ़े होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन कराने के लिए जो एजेंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले हमने क्या समझ लिया कि जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। और जो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है किसकी मदद से हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब होता है KMnO4, और जो अल्कलाइन है, अल्कलाइन का मतलब होता है यहाँ पर एक तरीके से अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब होता है बेस, तो इसके साथ बेस प्रेजेंट होता है दैट इज KMnO4 प्लस KOH, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एल्केलाइन KOH की वजह से, और पोटेशियम परमैंगनेट इसका खुद का नाम है, ठीक है। या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब बहुत आराम से ऑक्सीडेशन कराता है किसी का भी। और एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब होता है K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसको हम एसिडिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ एसिड होता है H2SO4, इसको हम किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट जब रिएक्शन करता है उस टाइम हम इसको बोलते हैं एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो अल्कोहल्स होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं C2H5OH, C2H5OH ये अल्कोहल है, इथेनॉल है, इसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला एल्केलाइन KMnO4 प्लस हीट, ऑब्वियसली हम इसको हीट करेंगे, या फिर और कर सकते हैं एसिडिक K2Cr2O7 प्लस हीट।
तो एल्कलाइन KMnO4 को हम बोलते हैं मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, और जो K2Cr2O7 होता है इसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो एसिडिक होता है, वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है H2SO4, और जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है। और जब अल्कोहल का या जो इथेनॉल है उसका ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है एसिड, और जिसको हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में यही चीज हमने यहाँ पर पढ़ी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताए हैं, सब सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि दूसरे किसी मॉलिक्यूल के अंदर या दूसरे किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करने का काम करते हैं, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल एल्कलाइन KMnO4 या KMnO4 + KOH, मतलब क्योंकि जो KMnO4 है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एक बेस के प्रेजेंस में काम करता है, और एसिडिफाइड या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, इसीलिए हम इसको एसिडिफाइड बोलते हैं और इसको एल्कलाइन। अब आप बोलेंगे हम क्यों लें, मतलब क्यों हम इसको एसिडिफाइड बोलते हैं, बिकॉज बिना इसके ये या बिना जो एक कॉम्बिनेशन है, मतलब K2Cr2O7 अकेला ऑक्सीडाइज नहीं करा सकता, उसको एसिड चाहिए, और सिमिलरली जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो भी अकेला ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, उसको भी साथ में मतलब क्या बेसिक मीडियम चाहिए। ठीक है, मीडियम अलग अलग मीडियम में काम करते हैं जो एजेंट है। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें हो गई। तो आई होप आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ आ गया होगा, आपको ऑक्सीडेशन समझ आ गया होगा, ऑक्सीजन को ऐड करना है। ठीक है, और जो अल्कोहल है वो किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको OH एक सिंगल ऑक्सीजन दिख रही है, लेकिन यहाँ पर एक और ऑक्सीजन जुड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हो, CH3CH2OH। ठीक है, तो CH3COOH, तो जो OH ग्रुप होता है ना वो किस में चेंज हो गया, एसिड ग्रुप, एसिड में चेंज हो गया, दैट इज COOH। ठीक है, अब देखिए आगे आ जाते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि प्रॉपर्टीज है केमिकल कार्बन के कंपाउंड की, दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन होता है किसी और मॉलिक्यूल का या किसी और एटम का। एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन का मतलब है दैट इज सिंपल H2। तो एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड का मतलब है C+C या फिर C+C, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो एडिशन होता है डाईहाइड्रोजन का विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अभी हम समझेंगे कैटलिस्ट क्या होता है, सच एज निकल और प्लेटिनम और पैलेडियम। ये कुछ कैटलिस्ट के नाम हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ कैटलिस्ट होता क्या है, लेकिन पहले समझिए। निकल हो सकता है कैटलिस्ट, या फिर प्लेटिनम हो सकता है PT, या फिर पैलेडियम होता है PD। इनकी प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन रिएक्शन होती है। इसमें होता क्या है, देखिए जैसे अगर कोई भी एल्कीन है तो यहाँ पर जो एल्कीन है ना उसकी जगह पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। देखिए कैसे हम इसको समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। जैसे C+C, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड होगा, लेकिन किसमें, निकल वगैरह, मतलब कोई आपको कैटलिस्ट चाहिए ही चाहिए। तो जो ये डबल बॉन्ड होगा ये बेटा जी स्प्लिट होगा। ठीक है, एक बॉन्ड, देखिए आपको पता है कि एक बॉन्ड जो है ना इससे दो एटम जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड है, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, जब ये एक बॉन्ड टूटेगा, जब ये एक बॉन्ड टूटेगा तो C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर H और H पहले से थे। ठीक है, अब एक बॉन्ड टूटा है तो उस एक बॉन्ड की जगह दो हाइड्रोजन थे, तो एक H और जुड़ गया और एक H और जुड़ गया। तो इस तरीके से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी ऐसा ही हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड में जब ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ोगे तो वहां पर दो बार इस तरीके से एडिशन रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन हो गई। जैसे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर H2 जोड़ा तो CH2 पहले से थे, एक एक हाइड्रोजन और जुड़ गई। ठीक है, जैसे मतलब अगर इसी तरीके से हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, इसी तरीके से हम कुछ और जोड़ सकते हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हो गए। एडिशन रिएक्शन एक प्रॉपर्टीज है, मतलब एक प्रॉपर्टी है कि जो कार्बन के कंपाउंड है वो क्या शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब बात रही कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट क्या होते हैं वो समझिए। देखिए कैटलिस्ट क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड टू डिफरेंट रेट विदाउट कंज्यूमिंग इन इट आर कॉल्ड अ कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट होता क्या है, एग्जांपल हमने पढ़े थे निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। जो कैटलिस्ट होते हैं ना वो रिएक्शन की जो स्पीड है, ठीक है ना, उसको या जो रेट है उसको इंक्रीज करते हैं, हालांकि डिक्रीज भी करते हैं लेकिन यहाँ पर इंक्रीज करने का ही काम है। तो जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, जल्दी से रिएक्शन करा देते हैं। और सबसे मजेदार बात ये होती है कि जो कैटलिस्ट है वो अपने आप
रिएक्शन नहीं करते रिएक्शन के अंदर। मान लीजिए आपने शुरू में 2 ग्राम अगर कैटलिस्ट डाला तो बाद में भी आपको 2 ग्राम एज इट इज मिलेगा। ये रिएक्शन नहीं करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, जस्ट रिएक्शन की जो स्पीड है या जो उसकी रेट है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो एक कैटलिस्ट हो गए। तो कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं हमारे हाइड्रोजनेशन में? हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन में कौन कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं आपको याद होना चाहिए, निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम। निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये 3 कैटलिस्ट है जो कि हाइड्रोजनेशन में यूज होते हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी बताने वाली हूँ, मतलब ये आपको 2 नंबर में या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में आपको मिल जाएगा पेपर में। देखिए, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको कन्वर्ट करना है किसमें? सॉलिड फैट या फिर वेजिटेबल घी में। देखिए वेजिटेबल ऑयल भी आता है मार्केट के अंदर, वेजिटेबल घी भी आता है मार्केट के अंदर। तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको वेजिटेबल घी में चेंज करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। अब आपको हाइड्रोजनेशन से एक मतलब समझ आया होगा, इसका मतलब है कि ऑयल के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, सीधी सी बात है, बिकॉज हम अभी पढ़कर आए हैं कि जो हाइड्रोजनेशन है उसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वेजिटेबल ऑयल के अंदर अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे सो इट विल कन्वर्ट इनटू वेजिटेबल घी, राइट। अब देखिए वेजिटेबल ऑयल प्लस H2, यहाँ पर आ जाएगा एरो वेजिटेबल घी, ठीक है। तो जो वेजिटेबल ऑयल है जब उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू वेजिटेबल घी, राइट। अब देखिए जो वेजिटेबल फैट्स होते हैं, वेजिटेबल फैट्स यानी कि वेजिटेबल फैट्स का मतलब होता है वेजिटेबल घी, ठीक है। जो वेजिटेबल घी होते हैं, जो वेजिटेबल फैट्स होते हैं, दैट आर सैचुरेटेड फैट्स, ये सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, ये सैचुरेटेड होते हैं और ये हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए। तो जो वेजिटेबल घी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा डालडा वगैरह, इस तरीके के जो घी आते हैं ना, ये वेजिटेबल फैट्स होते हैं और ये काफी हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए बिकॉज दे आर सैचुरेटेड फैट, राइट। जबकि जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड होते हैं, बिकॉज अनसैचुरेटेड है तभी हाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है। तो जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं और वो क्या होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो वेजिटेबल फैट है यानी कि जो वेजिटेबल घी है, वेजिटेबल घी आर गुड फॉर हेल्थ, जबकि जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, सॉरी वेजिटेबल घी आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, ठीक है। और जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल है उसका मतलब क्या होता है, जब हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में चेंज कर दें बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा अब तक हमने जो जो पढ़ा है। अभी हमने 3 चीजें पढ़ी हैं बेटा जी। सबसे पहले हमने कंबशन पढ़ा था, ठीक है, सबसे पहले हमने कंबशन पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन के बाद हमने पढ़ा है एडिशन रिएक्शन और एडिशन में हमने पढ़ा है हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली रिएक्शन पर, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, आपको रिप्लेस करना है, मतलब एडिशन में हम ऐड करते थे, एडिशन में देखिए हमने ऐड किया है, मतलब अगर हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हमने किसी को हटाया नहीं है, अलग से 2 हाइड्रोजन और आई और ऐड हो गई, ठीक है ना, ये एडिशन रिएक्शन था। अब हमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में आप करेंगे रिप्लेस, मतलब कोई पहले से प्रेजेंट है उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ द एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो पहले से हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है उसमें जो हाइड्रोजन है उसको आप रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। देखिए कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। ये CH4 है, CHHH, ये CH4 है, CH4 है ये, ठीक है, जिसको हम मीथेन गैस भी बोलते हैं, दैट इज CH4। यहाँ पर Cl और Cl मतलब ये क्लोरीन है, ठीक है। तो होगा क्या, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर एक Cl बाहर, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो क्लोरीन है एक तरीके से, आई एम सो सॉरी, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे। CH4 में आपको 4 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, CH4 के अंदर 4 हाइड्रोजन है, CH इट इज CH4 मीथेन गैस। यहाँ पर Cl और Cl है, तो होगा क्या, H और Cl, आप इस तरीके समझ सकते हैं, ये हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, ये एक Cl के साथ रिएक्शन करेगा और बाकी का जो बचा हुआ Cl है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा इजी वे में समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म में आपको नहीं फंसना है, बिकॉज हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट का पता होना चाहिए और साथ में HCl, ठीक है। जब ये बना CH3Cl, देखिए यहाँ पर 4 H थे, यहाँ पर 3 H हो गए और साथ में एक Cl आ गया। अब इसको और आगे देखिए, अब इसमें है Cl एक है,
H H और H, ठीक है, यहाँ पर भी H है। फिर दोबारा से होता क्या है, Cl और Cl। अब दोबारा से एक Cl यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और मतलब ये ऐसे हम ऐसे ही बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, और ये Cl यहाँ पर आ जाएगा, मतलब दोबारा से CHH, अब यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, तो ये बना CH2Cl2, ठीक है। अब दोबारा से फिर रिएक्शन होगी Cl की, और ये सारी की सारी सनलाइट में हो रही है, ठीक है, सारी की सारी सनलाइट में हो रही है। दोबारा से एक H फिर हट जाएगा, फिर बन जाएगा CHCl3। अब 3 मतलब 3 Cl है, एक H है, फिर लास्ट में बनेगा CCl4, मतलब चारों हाइड्रोजन हटा करके 4 Cl आ गए। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखिए शुरुआत में क्या था, चारों H थे, ठीक है, शुरुआत में क्या था, चारों H थे, यहाँ पर भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। ClCl यानी कि क्लोरीन से रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हटा और Cl लग गया, ठीक है, हाइड्रोजन हटाया, एक हाइड्रोजन लगा और एक Cl लग गया, तो इसको हम बोलेंगे CH3Cl, और ये रिप्लेसमेंट हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया किससे, Cl से, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको आगे और फर्दर ये रिएक्शन होती है, तो चारों के चारों एक बार ये H फिर हटा, तो फिर CH2Cl2, मतलब 2 Cl हो गए, 2 H रह गए, फिर एक बार फिर रिएक्शन हुई, तो अब की बार एक H और हट गया, तो 3 Cl 1 H, फिर बाद में मतलब फिर एक बार रिएक्शन हुई, तो जो बचा हुआ H था ये भी हट गया और फिर Cl से ये रिप्लेस हो गया। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि कार्बन के कंपाउंड शो करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आगे। अब देखिए हमने 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा सबसे पहले आज जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कंबशन, उसके बाद हमने पढ़ी है ऑक्सीडेशन, उसके बाद हमने पढ़ी है एडिशन, और उसके बाद हमने पढ़ी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये 4 बेसिक मेजर टाइप थे जो कि हमें सिलेबस के अंदर हमारे हैं, जो कि कार्बन की कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है, कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है, जो हमने चारों कवर कर ली है। अब हम इससे आगे आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे सिलेबस के अंदर जिसके जो कि हमें पढ़ने हैं, जैसे कि इथेनॉल मतलब अल्कोहल, ठीक है, कॉमनली नोन एज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल हम इसको बोलते हैं। इथाइल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 कार्बन है। आपको याद हो जब हमने पढ़ा था शुरुआत में, C1 को हम मैथ बोलते हैं, C2 को एथ बोलते हैं, C3 को हम प्रोप बोलते हैं, C4 को ब्यूट बोलते हैं। तो बिकॉज यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसलिए एथ, और बिकॉज ओल है, ठीक है ना, तो ओल, तो इथेनॉल मतलब इथेन प्लस ओल, तो इथेनॉल बोलते हैं, फिर इथाइल अल्कोहल हम इसको बोलते हैं। तो इथाइल अल्कोहल हमें पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें इथाइल अल्कोहल के बारे में, इथेनॉल के बारे में पढ़ना है। इसकी देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, ये कलरलेस होता है, मतलब इसमें कलर आपको नहीं दिखेगा, और इनफ्लेमेबल होता है। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी से फायर को कैच कर ले, ठीक है, बहुत जल्दी से फायर को कैच कर ले, मतलब जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हो, आप हल्की सी चिंगारी दिखेगी और एकदम से आग लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिक्विड होता है। इट इज मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। आपको पता है जो हम मतलब जो लिक्विड होता है, जो हम शराब होती है, वो वाटर में आप उसमें कितना भी घोलिए वो पूरी तरीके से मिसिबल होता है। उसके बाद इट हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पर आपको इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो सोडियम रिएक्शन, जब सोडियम के साथ ये रिएक्शन करता है तो देखिए CH3CH2OH, ठीक है, CH3CH2OH ये ग्रुप है, और इसमें जो OH है ये अल्कोहल का ग्रुप है। जब ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के यहाँ पर लग जाएगा ONA, मतलब यहाँ पर लग जाएगा सोडियम ग्रुप, ठीक है, और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो जब जो अल्कोहल है सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम इथोक्साइड बनाता है, ठीक है, सोडियम इथोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ऐसे ही ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ये स्पेसिफिक रिएक्शन है जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है अल्कोहल की, और कौन से अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल की, ठीक है। अब देखिए अगर जो अल्कोहल है हमने अभी पढ़ा था, अगर अगर जो अल्कोहल है जब वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका रिडक्शन हो जाता है, एक तरीके से डिहाइड्रेशन हो जाता है। बेसिकली डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर इसमें से निकल जाएगा। देखिए कैसे होगा ये मैं आपको समझाती हूँ। ये है CH3CH2OH, ठीक है, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, CH3 यहाँ पर H, CH2 देखिए ये OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H,
यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ठीक है। CH3, ये CH3 देखिए, CH3 और CH2 और OH, ठीक है। तो जब इसमें H2SO4 डाला जाता है, कॉन्क H2SO4 डाला जाता है, तो इसमें से वाटर निकलता है, ठीक है, वाटर का रिप्लेसमेंट होता है। अब देखिए इस यहाँ से एक H और यहाँ से OH ये निकल गए, और H और OH मिलकर के क्या बनाएंगे, H2, ये तो H2 बनाएंगे, ठीक है। अब जब ये एक बॉन्ड यहाँ से हटा, मतलब एक तरीके से दो एटम हटे, मतलब चले गए, तो यहाँ पर जो एक बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड, और यहाँ पर H H और H H यहाँ पर है ही, ठीक है। तो ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब होता है जो वाटर है उसमें से एक वाटर, मतलब जो अल्कोहल है उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, डबल बॉन्ड है ना, एल्कीन बन जाएगी। तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो हमें अल्कोहल की, कौन से अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल की दो मेजर रिएक्शन पढ़नी है जो कि हमारे एग्जाम में आती है। सबसे पहले सोडियम के साथ रिएक्शन, और दूसरा है हमारा मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए डिहाइड्रेशन हमने पढ़ा, डिहाइड्रेशन क्या होता है, देखिए जैसे हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते थे जो कि ऑक्सीजन को ऐड करने का काम करते थे। सिमिलरली डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करने का काम करते हैं, ठीक है। सब्सटेंस विच रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल या अल्कोहल इज नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे कि कॉन्क H2SO4, ठीक है। जो कॉन्क H2SO4 होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, वो एक तरीके से डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये काम कहाँ कहाँ आता है, जैसे सोलवेंट की तरह काम करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, एंटी फ्रीजिंग इन ऑटोमोबाइल्स के अंदर एंटी फ्रीजिंग की तरह काम करता है कि जम ना जाए अंदर पानी लिक्विड वगैरह, तो इस तरीके से काम आता है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने अल्कोहल एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल पढ़ा है या एक इंपॉर्टेंट हमारा कंपाउंड है, इसी तरीके से दूसरा कंपाउंड है दैट इज इथेनोइक एसिड, ठीक है। दूसरा कंपाउंड है इथेनोइक एसिड। जो ये इथेनोइक एसिड है, मैंने आपको शुरू में बताया था मुझे दो चीजों की जरूरत पड़नी है, एक तो अल्कोहल जिसको हम OH ग्रुप बोलते हैं, और एसिड जिसको हम COOH बोलते हैं। COOH का मतलब एसिड, ठीक है। तो दूसरा जो मॉलिक्यूल या दूसरा जो कंपाउंड हमें पढ़ना है, सॉरी, दैट इज इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड का मतलब क्या होता है, इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, लेकिन एसिटिक एसिड कब बोलते हैं, 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड अगर आप पानी में मिला दो तो उसको हम विनेगर बोल देते हैं, ठीक है। विनेगर आपने किचन वगैरह के अंदर जो विनेगर हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हम इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड को, मतलब एसिटिक एसिड का 5 से 8% और बाकी पानी में अगर आप मिक्सचर करोगे तो उसको विनेगर बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर इथेनोइक एसिड का वो 290 केल्विन के आसपास होता है, ठीक है। जबकि इट ऑफन फ्रीज इन कोल्ड क्लाइमेट, सो नेम्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मतलब कोल्ड क्लाइमेट के अंदर क्या हो जाता है, जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, इसलिए हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये हमें कंपाउंड पढ़ना है दूसरा अल्कोहल से अलग। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इसकी कलरलेस होता है, ये पंजेंट स्मेल होती है, एक अलग कलर, अलग स्मेल होगी, और ये वाटर के साथ इसी तरीके से मिसिबल हो जाता है जैसे कि अल्कोहल मिसिबल हो जाता है, और ये बिकॉज एसिड है इसलिए ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है, ठीक है। तो दो चीजें हमने पढ़ी, एक तो अल्कोहल और एक इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। अब देखिए आगे केमिकल प्रॉपर्टीज, एक रिएक्शन जो है दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या है, देखिए इसमें हमने अभी अभी पढ़ा है, हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो इथाइल अल्कोहल दैट इज कॉल्ड C2H5OH, और एक हमने पढ़ा इथेनोइक एसिड दैट इज CH3COOH, ठीक है। अगर अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन हम आपस में करा देते हैं, अगर अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन हम आपस में करा देते हैं तो एक नया ग्रुप बनता है दैट इज कॉल्ड एस्टर, ठीक है। एक नया ग्रुप बनता है दैट इज कॉल्ड एस्टर। हालांकि जो रिड्यूस सिलेबस आया है मतलब CBSE का इस चैप्टर में, वहां पर ये एस्टरिफिकेशन टॉपिक नहीं दे रखा, लेकिन वो दोनों कंपाउंड दे रखे हैं, तो इसीलिए आपको ये पढ़ लेना चाहिए, हो सकता है ये आ जाए, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉन्क H2SO4 एज कैटलिस्ट। मैंने आपको कैटलिस्ट बता दिया, यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम करता है कॉन्क H2SO4। तो जब हम इन दोनों की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस नोन एज एस्टर बनता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड जो है, जो इथेनोइक एसिड है वो रिएक्शन करता
होता है इथेनॉल या CH3CH2H। देखिए CH3CH2H वही है C2H5OH। कार्बन को एक जगह लिख दीजिए, हाइड्रोजन को एक जगह लिख दीजिए, तो 3 और 2 5 हाइड्रोजन और OH। ठीक है, यानी कि बेसिक सी बात है, इथेनॉल ही है। और इथेनोइक एसिड जो है वो आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। देखिए इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कैसे बनता है। CH3COOH और अल्कोहल। ठीक है, देखिए मैं ऐसे लिख दूं क्या इसको, C2H5। ठीक है, इसको OH ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो एसिड का H और अल्कोहल का OH मिलकर के क्या बनाते हैं, एस्टर। तो यहाँ से बनेगा CH3COOC2H5। ठीक है, एसिड का H और अल्कोहल का OH जब आपस में मिल करके वाटर की तरह बाहर निकल जाएंगे, मतलब वाटर बन जाएगा H2, और बाकी जो है वो कंबाइंड होकर के एस्टर बनाएगा। तो आपको जो ये दिख रहा होगा ना COO ग्रुप, इसी को हम बोलते हैं एस्टर। और जो एस्टर्स होते हैं ना, उनकी जो स्मेल होती है वो स्वीट स्मेल होती है। ठीक है ना, स्वीट, एक स्वीट स्मेल होती है, अच्छी स्मेल होती है एस्टर में। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट होती है, जब हमारे सिलेबस का हिस्सा होती है, हालांकि नहीं है लेकिन फिर भी हमें पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज ये छूटता नहीं है जब हम ये दो चीजें पढ़ते हैं। तो जो एस्टर्स है, एस्टर जो यूज होते हैं वो परफ्यूम्स वगैरह बनाने में यूज होते हैं, जो फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, मतलब फ्लेवर प्रोड्यूस करने के लिए जो चीजें होती हैं उनमें मतलब उनमें यूज किया जाता है एस्टर। ठीक है, अब देखिए आगे हमें इसमें और क्या पढ़ना है। ये हमने एस्टरिफिकेशन पढ़ लिया, उसके बाद हमें पढ़नी है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन मतलब सोप मेकिंग हमें पढ़नी है। आपने सोप, साबुन जो होती है उसकी हमें मेकिंग पढ़नी है, सोप बनाना सीखेंगे, कैसे बनती है सोप। देखिए सैपोनिफिकेशन रिएक्शन और सोप से रिलेटेड सोप डिटर्जेंट, ये 2-3 टॉपिक हैं। देखिए हमें सोप के बारे में पढ़ना है, हमें डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है, हमें डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ना है, और साथ में सोप की मतलब एक तरीके से वर्किंग पढ़नी है, या जो सोप की फंक्शन होता है वो कैसे करती है वो पढ़ना है। और ये पूरा का पूरा टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमने अभी एस्टर पढ़े। ठीक है, एस्टर का मतलब COO ग्रुप होगा, मतलब अल्कोहल और एसिड जब मिलते हैं तो एस्टर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर CH3COO C2H5। ठीक है, तो अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे, देखिए CH3COO C2H5 अगर लिखा है, तो अगर हम इसको स्प्लिट करें तो CH3COOH मतलब CO के साथ H आ जाएगा और इसमें OH आ जाएगा, मतलब एसिड और अल्कोहल जब आपस में मिलते हैं तो एस्टर बनता है। अभी हमने एस्टर पढ़ लिया, तो आपको एस्टर का पता है कि एस्टर होते क्या है। ठीक है, तो होता क्या है, जब रिएक्शन होती है एस्टर की विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब आपका NaOH मतलब बेस जो है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन होती है, तो अल्कोहल गिव्स अल्कोहल, मतलब एक तो अल्कोहल बनता है, मतलब अल्कोहल अलग निकल गया, एंड सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जो एसिड वाला पार्ट था वो क्या बना लेता है, वो सोडियम का सोल्ट बना लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ CH3COO C2H5 है, तो ये वाला पार्ट, शुरू वाला पार्ट एसिड का था ना, तो एसिड वाला जो पार्ट है वो NaOH के, आपको पता है जो Na होगा वो Na और OH माइनस में स्प्लिट होगा, तो Na वाला पार्ट, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और ऐसा समझ सकते हैं, जो Na प्लस वाला पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जो OH माइनस वाला पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम सोल्ट बन जाएगा एसिड का, यानी कि सोडियम इथेनोएट CH3COO Na, और साथ में C2H5OH यानी कि अल्कोहल। ठीक है, तो ये चीज हो गई सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। और जो ये है मतलब सोडियम इथेनोएट है, या जो एसिड के साथ जब मतलब एक तरीके से सोडियम प्लस मिल जाता है, Na प्लस मिल जाता है, तो सोडियम इथेनोइड जो बनता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोप बोल सकते हैं, सोप बोलते हैं बेसिकली। तो जो NaOH की जगह हम KOH भी यूज कर सकते हैं, मतलब कोई और बेस भी यूज करते हैं। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का या सोप फॉर्मेशन का। ठीक है, तो ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि हमें सोप की फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो एस्टर है जब वो रिएक्शन करता है, एस्टर जो है रिएक्शन करता है एक बेस के साथ, तो यहाँ पर सोडियम इथेनोइड बन जाता है, सोप बन जाता है, मतलब एसिड वाले पार्ट में Na प्लस ऐड हो जाता है, और जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो दोबारा से अल्कोहल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन थी, आपने सोप्स देखी होंगी इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए जो सोप होती है ना, जो साबुन होती है, उसके 2 एंड होते हैं बेटा, मतलब जब उसका आप देखेंगे, देखिए इसमें 2 एंड आपको दिख जाएंगे, मतलब एक तरीके से CH3COO, अगर आप इसको स्प्लिट करें तो CH3COO माइनस और Na प्लस। ठीक है ना, मतलब आयन भी है। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट होते हैं,
मतलब इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड और एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, फिलिक का मतलब होता है जो कि अट्रैक्ट करे, फोबिक का मतलब आपने फोबिया वर्ड सुना होगा जो कि रिपेल करे, मतलब जिससे डर लगे एक तरीके से। तो हाइड्रो का मतलब होता है यहाँ पर, हाइड्रोफोबिक का मतलब वोटर से फोबिया या वोटर से दूर जाने वाला, और हाइड्रोफिलिक वोटर के पास आने वाला। ठीक है, तो सोप के दो एंड होते हैं। हाइड्रोफिलिक एंड का मतलब होता है जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाता है, फिलिक है ना, मतलब वाटर के साथ रहेगा, जो वाटर में डिजोल्व हो जाए। और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो कि वाटर में डिजोल्व ना हो, ठीक है, जो कि हाइड्रोकार्बन में डिजोल्व हो, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन में डिजोल्व हो। ठीक है, तो ये एक सोप का मतलब स्ट्रक्चर है। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, मतलब जो ये बाहर वाला पार्ट है, आयन वाला पार्ट है ना, COON ने, जो ये आयन वाला पार्ट है बेटा, ये जो है ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब ये पानी के साथ रहेगा, पानी से दूर नहीं भागेगा। और ये जो है हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भागेगा, ये हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होगा। क्या चीजें चल रही हैं अभी समझ आ जाएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, वर्किंग पढ़नी है हमें कि जो सोप होती है, जब हम कपड़े धोते हैं तो आपके कपड़े गंदे हैं, उसमें ऑयल लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है, तो वो साफ कैसे हो जाते हैं सोप की मदद से। जब हम सोप उस पर रगड़ते हैं, है ना, तो कैसे साफ होता है, कैसे क्लीनिंग एक्शन कैसे काम करती है मतलब सोप, तो वो पढ़ना है। देखिए, द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू मिसेले फॉर्मेशन। देखिए, मिसेले फॉर्मेशन आती है पेपर के अंदर, ठीक है, तो मिसेले फॉर्मेशन होती कैसे, मिसेल कैसे बनती है, वो चीज़ हमें पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए, द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू मिसेले फॉर्मेशन एंड इमल्शन फॉर्मेशन इनसाइड वाटर। वाटर के अंदर देखिए डस्ट भी है, डस्ट मतलब पानी आपने लिया, पानी आपने लगाया, ठीक है, मतलब पानी में आपने कोई भी ऐसा क्लॉथ भिगाया जिसके अंदर मतलब जो डस्ट है, ऑयल पार्टिकल्स वगैरह है, गंदगी है, ठीक है, फिर उस पर आप सोप लगाओगे। जब आप सोप लगाओगे तो थोड़ा सा रगड़ोगे तो जो गंदगी होती है वो साफ हो जाती है। तो वो कैसे होती है वो हमें बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, पानी के अंदर होता क्या है, जब पानी में जाती है वो शर्ट या जो भी कपड़ा है आपने जो जिसको आपको साफ करना है, तो इनसाइड वाटर आ यूनिक ओरिएंटेशन फॉर्म, एक अलग सा ओरिएंटेशन बनता है। होता क्या है उसमें, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द हाइड्रोफोबिक, जो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से दूर होने वाली पार्ट है, जो हाइड्रोफोबिक टेल है सोप की, वो होती है इंटीरियर पार्ट में, अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ होता है हाइड्रोफोबिक, और जो हाइड्रोफिलिक होता है बाहर की तरफ, मतलब जो आयन वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक, तो वो होता है बाहर की तरफ, और जो हाइड्रोफोबिक होता है वो अंदर की तरफ, इंटीरियर की तरफ होता है। ठीक है, एंड द आयंस एंड ऑफ द सर्फेस ऑफ क्लस्टर दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइले, इसको हम मिसाइले बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जो आयनिक पार्ट होता है वो बाहर की तरफ है हाइड्रोफिलिक, और जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ है। साबुन है, ये साबुन के स्ट्रक्चर है, मतलब जब साबुन पानी में घुलेगी तो इस तरीके की मतलब स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, तो जो ये स्ट्रक्चर होती है ना, मतलब जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ, और जो आयनिक पार्ट है वो बाहर की तरफ, इस फॉर्मेशन को या इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मिसेले फॉर्मेशन बोलते हैं, मिसेल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसेल क्लीन द डर्ट एज द डर्ट विल बी कलेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द मिसेल। तो जो डर्ट होती है वो बीच में कैच कर ली जाती है, बीच में कलेक्ट कर ली जाती है। ठीक है, और जो अब जो ये डर्ट कलेक्ट हुई है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सोप मेक्स इट एन इमल्सिफायर, और जो डर्ट होती है सस्पेंडेड इन मिसेल इज इजीली रिंस्ड अवे, ये रिंस अवे हो जाती है जब आप इसको पानी में खंगालेंगे तो वो बाहर निकल जाएगी, एंड दिस इज नोन एज क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, मतलब कैसे क्लीन करती है, इस तरीके से मिसाइल फॉर्मेशन बनती है, और जो डर्ट है वो बीच में कलेक्ट कर ली जाती है, और फिर इसको रिंस अवे कर दिया जाता है, और जो आपके क्लोथ्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो एक क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है, आपको ये स्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए, मिसाइलें क्या होता है, सोप कैसे बनती है, वो सब पता होना चाहिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, एक अभी हम हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे, और क्यों पढ़ेंगे, बिकॉज हमें डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर मतलब वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप, मतलब जो झाग होता है, ऐसा पानी जिसमें जो सोप के साथ झाग प्रोड्यूस ना करे उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर, और जो प्रोड्यूस करे उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। मतलब जो सोप होती है ना, अगर पानी चेक करना है कि कौन सा हार्ड वाटर है कौन सा सॉफ्ट वाटर है, तो जो झाग देता है साबुन के साथ वो तो होता है सॉफ्ट वाटर, और जो झाग ना दे वो होता है हार्ड वाटर। जो हार्डनेस होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा जी पेपर के अंदर, जो हार्डनेस होती है ना वाटर की, वो किसकी वजह से होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट सोल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है उसके बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट की वजह से हार्डनेस होती है पानी की। मतलब पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, क्लोराइड घुले होते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, है ना, कार्बोनेट,
जैसे CaCH CO3 हो गया, ठीक है ना, ट्वाइस, तो इस तरीके से। तो ये घुले होते हैं पानी के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होती है, हार्डनेस होती है पानी की, ठीक है। अब देखिए आगे, अब जो आप देखिए, अब सोप जो है वो तो हार्ड वाटर के साथ झाग देगी नहीं, तो अब अगर सोप झाग नहीं देगी तो कैसे साफ होंगे कपड़े, तो उसके लिए डिटर्जेंट आते हैं। आपने अलग अलग डिटर्जेंट के नाम सुने होंगे, टाइड सुनते हैं, सर्फ एक्सेल सुनते हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग ब्रांड होते हैं। तो जो डिटर्जेंट है वो एक अलग एक तरीके से कंपाउंड है, या फिर, है ना, मतलब ये क्या होता है, जब सोप काम ना करे तो हम डिटर्जेंट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो दोनों में काम करते हैं, मतलब हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, दोनों के साथ झाग देते हैं। और क्लीनिंग प्रॉपर्टी जो है ना वो झाग के बिना हो नहीं सकते, मतलब झाग की जरूरत होती है तभी क्लीन होता है, तभी मिसाइल फॉर्मेशन बनती है, तभी मिसाइल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब देखिए, जो डिटर्जेंट होते हैं दैट इज दे आर कॉल्ड सोपलेस सोप, इनको हम सोपलेस सोप बोलते हैं, मतलब सोप नहीं होती है लेकिन तब भी सोप की तरह काम करती है, बिकॉज दोज एक्ट लाइक अ सोप इन हैविंग द क्लीनिंग प्रॉपर्टीज, दे डू नॉट कंटेन द यूजुअल सोप लाइक सोडियम स्ट्रेट, मतलब सोडियम स्ट्रेट वगैरह नहीं होते हैं ये डिटर्जेंट जो होते हैं। देखिए, जो डिटर्जेंट होता है ना, इज द सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सोल्ट होते हैं ये, ठीक है ना, और द सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब सोडियम सोल्ट, जो सल्फोनिक सोल्ट होता है उसका सोडियम सोल्ट बना दीजिए, विच हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टी इन वाटर, और इनकी क्या होती है, प्रॉपर्टी शो करते हैं वाटर के अंदर, क्लीनिंग प्रॉपर्टी, मतलब जो आपके क्लोथ्स होते हैं उनको साफ करने का काम करते हैं। अ डिटर्जेंट हैज लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, मतलब क्या होते हैं, नॉन आयनिक हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं बड़े बड़े, है ना, मतलब नॉन आयनिक, मतलब आपने जब हमने मिसाइल फॉर्मेशन पढ़ी तो हमने इस तरीके से पढ़ा था ना कि अंदर की तरफ हाइड्रोकार्बन वाला एक तरीके से एंड होता है, और बाहर वाला क्या होता है, आयनिक कंपाउंड। तो जो नॉन आयनिक कंपाउंड, मतलब जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, लार्ज होती है, एंड एन आयनिक ग्रुप लाइक सल्फोनेट ग्रुप, सल्फोनेट ग्रुप मतलब ये SO3 - Na, ठीक है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड था ना, तो सल्फोनेट ग्रुप या फिर सल्फेट ग्रुप SO4 - Na, ये इसके अंदर ग्रुप होते हैं, मतलब आयनिक पार्ट ये होते हैं और हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट बड़े बड़े होते ही हैं, ठीक है। तो ये हो गई डिटर्जेंट। अब देखिए आगे, अब देखिए सोप और डिटर्जेंट हमने पढ़ लिए, क्लीनिंग प्रॉपर्टी दोनों की सेम होती है, एक बार और पढ़ेंगे जब हम बाद में सोप और डिटर्जेंट को कंपेयर कर लेंगे। तो होता क्या है, दे आर सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, है ना, सोडियम और पोटेशियम सोल्ट होते हैं। हमने सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जब पढ़ी थी, आपको याद है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था सोडियम और पोटेशियम सोल्ट होते हैं, है ना, सोडियम और पोटेशियम सोल्ट, ये देखिए सोल्ट बनता है सोडियम इथेनोएट, है ना, सोडियम सोल्ट बना था एस्टर में, जो एसिड वाला पार्ट था वहाँ पर Na ऐड हो गया था, ठीक है। तो ये जो एक तरीके से सोप है वो सोडियम या पोटेशियम सोल्ट होते हैं फैटी एसिड्स के, जबकि जो डिटर्जेंट है वो अमोनियम या फिर सल्फोनेट सोल्ट होते हैं। अभी हमने सल्फोनेट के बारे में पढ़ा है, ये रहा सल्फोनेट सोल्ट होते हैं, ठीक है, या फिर मतलब लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के अमोनियम या सल्फोनेट सोल्ट, जबकि जो सोप होते हैं पोटेशियम या फिर सोडियम सोल्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो आयनिक पार्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है, COONA, मतलब COONA, ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो आयनिक पार्ट होता है वो SO3Na, देखिए अभी हमने पढ़ा था पिछली वाली स्लाइड के अंदर, SO3 - Na+ या फिर SO4 - Na+, ठीक है, सल्फोनेट ग्रुप या फिर सल्फेट ग्रुप, ये दोनों ग्रुप हो सकते हैं, मतलब आयनिक पार्ट जो कि बाहर की तरफ रहेगा, सोप में Na+ बाहर रहेगा, Na+ और COO- बाहर रहेगा, जबकि जो आपका डिटर्जेंट है उसमें SO3 - Na+ बाहर रहेगा, ठीक है, या फिर SO4 - Na+, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर के अंदर आता है सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस, तो इसलिए प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। जो आयनिक पार्ट होता है सबसे अच्छा डिफरेंस यही है, COO- Na+, ये सोप का आयनिक पार्ट है जो कि बाहर जब मिसाइल फॉर्मेशन होगी बाहर की तरफ रहेगा, जबकि डिटर्जेंट के अंदर OSO3- और Na+, ये आयनिक पार्ट होता है, ठीक है। इनकी जो एफिशिएंसी है वो हार्ड वाटर में कम होती है, मतलब ये हार्ड वाटर में अच्छे से झाग नहीं दे पाते, जबकि जो डिटर्जेंट है वो अनअफेक्टेड रहते हैं, चाहे हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, दोनों के साथ रिएक्शन करता है। तो हार्ड वाटर में अगर आपको काम करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा डिटर्जेंट, ठीक है। सोप जो होते हैं इनका एक फायदा ये है, मतलब ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, ये नेचर के लिए हार्मफुल नहीं है, ये आराम से डिकम्पोज हो जाएंगे, जबकि जो डिटर्जेंट है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और यही मतलब एक तरीके से पोल्यूशन क्रिएट करते हैं ये, मतलब बिकॉज ये डिकम्पोज नहीं होते, और ये सबसे बड़ा इसका हार्म, मतलब एक तरीके से नुकसान भी डिटर्जेंट का यही होता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गए बेटा सोप और डिटर्जेंट के बीच में। अब देखिए आगे, अब
एडवांटेज क्या होता है डिटर्जेंट का, ये भी एग्जाम में आता है। देखिए, जब मेन एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप इज दैट सोप कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर। मैंने आपको बता दिया कि जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ झाग नहीं देती है, जबकि जो डिटर्जेंट है ना वो क्या करता है हार्ड वाटर के साथ, बिकॉज हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप टू फॉर्म कर्डी व्हाइट पेस्टेड कोल्ड एस्कम। देखिए होता क्या है, जो डिटर्जेंट होते हैं वो मेन एडवांटेज क्या होता है ओवर सोप इज द सोप कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर फॉर वॉशिंग, बिकॉज जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर के साथ जो सोप है ना वो स्कम प्रोड्यूस करती है। देखिए कैसे, ये सोडियम स्ट्रेट है, मतलब देखिए आपने देखा होगा कि ये C17H35 कहाँ से आ गए, मतलब क्या है, एक लॉन्ग चेन वाले एक तरीके से एस्टर है, मतलब C17H35 COO C2H5 ऐसे हो सकता है, मतलब कोई हमने लिया एसिड इतनी लंबी चेन का जिसमें 17 कार्बन थे, और ये लंबी चेन वाले हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं, लंबी चेन वाले फैटी एसिड्स जो होते हैं उन्हीं से बनते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हटाया, और यहाँ पर अगर हमने सोडियम सोल्ट बना दिया तो ये एक तरीके से सोप बन गई। ठीक है, तो जो सोप है वो मतलब लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो एक तरीके से ये एग्जांपल है सोडियम स्ट्रेट का। तो जब ये होता है कि आपको पता है हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, तो ये हार्ड वाटर के अंदर ये है कैल्शियम क्लोराइड है, मतलब कैल्शियम का क्लोराइड है। तो होता क्या है, रिएक्शन करके C17H35 COO ठीक है, मतलब ये इसका स्कम बना लेता है, कैल्शियम स्ट्रेट बन जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसको हटा देगा कैल्शियम स्ट्रेट और प्लस NaCl। तो 10 इन हार्ड वाटर सोप डज नॉट गिव लेदर व्हाइट डिटर्जेंट। तो जो सोप होती है वो लेदर नहीं देती है, मतलब झाग नहीं देती है, जबकि डिटर्जेंट देता है। तो स्कम बच जाता है, स्कम आपने इस तरीके से देखा होगा सोप के साथ। तो ये बिकॉज घुलता नहीं है, ठीक है ना, हार्ड वाटर के साथ नहीं घुलेगा, तो ये एक तरीके से इसीलिए सोप के एक तरीके से अगर सोप काम नहीं करता है हार्ड वाटर में तो उस टाइम हम डिटर्जेंट यूज करते हैं। तो ये क्लीनिंग प्रॉपर्टी, मैंने क्लीनिंग एक्शन आपको दिखा दिया है। ये सोडियम आयन, मतलब ये आयन बाहर होते हैं, OL की ड्रॉपलेट या फिर जो गंदगी होती है वो अंदर की तरफ होगी। ठीक है, और ये मिसाइल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसी तरीके से मतलब ये छोटा सा मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि ये सोप के मोलिक्यूल्स है, ये सारे सोप के मोलिक्यूल्स है, इसमें आयनिक पार्ट बाहर की तरफ है, और आयनिक पार्ट कौन सा होता है, COO Na। ठीक है, यहाँ पे माइनस का मतलब ये COO का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, ये बाहर की तरफ होंगे, और जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो ये मिसाइल है, सोप मिसाइल है, आपको पता होना चाहिए सोप मिसाइल कैसे बनती है। ये आता है एग्जाम के अंदर, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पानी के अंदर सोप घुली हुई है, जैसे ही डस्ट पार्टिकल आएगा, डर्ट पार्टिकल आएगा, ऑयल आएगा, ग्रीज आएगा, ये हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट से चिपक जाएगा, और जब हम इसको रिंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये लास्ट स्लाइड थी जो कि हमने पढ़नी थी। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, हमने सारी कार्बन और इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, जिसके अंदर हमने 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ी है, जिसमें हमने कंबशन पढ़ा है, ऑक्सीडेशन पढ़ा है, एडिशन रिएक्शन पढ़ी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है। उसके बाद हमने 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़े हैं, दैट इज अल्कोहल और हमने पढ़ा है एसिटिक एसिड। अल्कोहल और एसिटिक एसिड की रिएक्शन के बाद हमने पढ़ा है एस्टरिफिकेशन, जिसमें हमने एस्टर की रिएक्शन, एस्टर बनाने की रिएक्शन पढ़ी थी, जब अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं। उसके बाद हमने सैपोनिफिकेशन पढ़ना है, जिसमें हमने सोप की एक तरीके से फॉर्मेशन पढ़ी है, सोप की क्लीनिंग प्रॉपर्टी पढ़ी है। उसके बाद हमने डिटर्जेंट पढ़ा है, हार्ड एंड सोप वाटर पढ़ा है, और डिटर्जेंट और सोप के बीच में डिफरेंस पढ़ा है। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 3 ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें हमने कार्बन कंपाउंड का सबसे लास्ट वाला पार्ट खत्म किया है। हालांकि इस वाले चैप्टर के अंदर बस अब एक वीडियो और आएगी, जिसमें IUPAC नेम होंगे, वो मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये चैप्टर इसके साथ हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे या फिर नया अलग चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपका पार्ट थर्ड कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने कार्बन और इस कंपाउंड का सारा बचा हुआ पार्ट कंप्लीट कर लिया, IUPAC नेम छोड़ करके। अगर आपको जितना भी रिवाइज सिलेबस है उसके अंदर ये सारा दिया हुआ है, ये सारा हमें पढ़ना ही है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर एक बार समझना है तो दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर